नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 520वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। कि आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर वैदेही कुमारी गुप्ता। इनका मैं छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर वैदेही कुमारी ने आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से बीएचएमएस किया है और एमडी इन्होंने होम्योपैथी से उसी कॉलेज से भी किया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं डॉक्टर राम बालक सिंह गया होम्योपैथिक कॉलेज की 2021 से 2024 तक। अभी ये वर्तमान में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर है बिहार गवर्नमेंट में वेस्ट चंपारण में। इनका आज का विषय है होम्योपैथी में चंद्रमा के प्रभाव का संबंध। सो डॉक्टर वैदेही, आपका आईएफपीएस मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू मैम एंड थैंक यू आईएफपीएस इतना अच्छा मंच देने के लिए। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मैं स्क्रीन विजिबल है मैम? यस, जस्ट अ मिनट। हाँ, आपका स्क्रीन विजुअल है। ओके, तो आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मून इन होम्योपैथी, यानी होम्योपैथी में चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। इंट्रोडक्शन। द मून हैज बीन नोन टू हैव मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे मून का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है। इनफैक्ट जो मेंटल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। For centuries, the moon and how it affects human behavior has been at the center of mythology and folklore around the world. तो बहुत पहले से जितना भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सन, मून, वो सबको देख करके ही जो भी नेविगेशन होता था या फिर जो भी कैलकुलेशन होता था, तो मून हमेशा से थोड़ा मिस्टीरियस रहा है कि मून का इफेक्ट के कारण ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस देखा गया है। ये बहुत पहले से हो रहा है। द हिंदू, इस्लामिक एंड पार्शियली Hebrew calendar use the lunar cycles. So many religions have embraced the lunar calendar. हिंदू में जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, बहुत सारा फेस्टिवल है जो कि इस दिन होता है। इस्लामिक में जैसे ईद है तो उसमें भी मून का एक्टिविटी इफेक्ट करता है। हिब्रू कैलेंडर, तो ये सारे में मून का इफेक्ट है, यानी ओवरऑल हमारे लाइफ में मून का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल में हो चाहे हमारे हेल्थ पे हो। In Hinduism, the god Chandra embodies the movement and changing phases of the moon and is closely aligned with periods of sickness and health. तो जो लॉर्ड मून है तो वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, वो हेल्थ के लिए है, सिकनेस के लिए, कि अलग अलग फेज चंद्र का क्या प्रभाव है, कौन सा फेज है, उसके हिसाब से हमारे हेल्थ पे इस चीज का असर पड़ता है। तो रिलीजियसली ये चीज है। वही अगर साइंटिफिकली देखें कि मून का इम्पैक्ट ऐसा क्यों है, तो जो अर्थ है मून के इम्पैक्ट में, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण इस तरह से होता है। जो अर्थ है उसके किनारे जो शेडेड एरिया है स्काई ब्लू कलर का, वो ओशियन है। और वो ओशियन जब मून फुल मून होता है, मून का डिफरेंट फेज होता है, उस समय हाई टाइड्स होता है, तो वो थोड़ा ऊपर से चपटा हो जाता है, साइड में थोड़ा निकला हुआ रहता है, जिसको कि बल्ज बोलते हैं, टाइडल बल्ज। तो ये टाइडल बल्ज दो जगह बहुत प्रोमिनेंट होता है। एक वो एरिया जो मून से सबसे नजदीक है और एक वो एरिया जो मून से सबसे दूर है। तो दो टाइडल बल्ज बनता है। फर्स्ट वन ऑन द साइड क्लोजेस्ट टू द मून एंड द सेकेंड वन एंड ऑन द साइड फारदेस्ट फ्रॉम द मून। तो एक सबसे नजदीक और सबसे दूर। The gravitational pull created by the moon causes oceans to bulge. Bulges on the ocean surface cause high tides to two main regions of the earth. ये दो रीजन है, सबसे नजदीक और सबसे दूर। और ये जो बल्ज बनता है ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण बनता है, और वो जो वाटर है उसके कारण बनता है। ठीक उसी तरीके से our bodies are made up of about 20% of water. That's why it is also impacted by the moon's gravitational pull. हमारा जो बॉडी है वो भी 70% ऑफ वाटर से बना हुआ है, और चूंकि वाटर अट्रैक्टेड होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण टुवर्ड्स द मून, उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है उसमें भी अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वो भी मून के ग्रेविटेशनल पुल से अफेक्टेड होता है। एंड अल्टीमेटली हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट फेजेस ऑफ मून का। द लूनर साइकिल हैज एन इम्पैक्ट ऑन, हमारे बॉडी पे लूनर साइकिल का क्या क्या इम्पैक्ट है।
सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन, बर्थ सेट। तो फर्टिलिटी में, मेंस्ट्रुएशन में, ये सारे में लूनर साइकिल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। The most fertile reproductive cycle has the same length as the lunar cycle is an intriguing biological coincidence. तो जो फर्टाइल पीरियड है एक फीमेल का, वो काफी हद तक जो लूनर साइकिल होता है उससे कोइंसाइड करता है और ऑलमोस्ट वो सेम लेंथ का रहता है। Women whose cycles approach the 29.5 day span have the highest likelihood of fertile cycle, while women whose cycle become longer or shorter have a proportionately diminishing incidence of fertile cycle. यानी कि जो एवरेज जो लूनर लेंथ है, जो लूनर साइकिल है, उससे उस लेंथ का अगर किसी विमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रहेगा, लाइक देखा गया कि 29.5 डेज, ये आइडियली लिया गया है कि ये जनरली देखा गया कि ये जो लेंथ होता है जो कि लूनर साइकिल के आसपास का है, इस समय ये अगर साइकिल है, ये इतने लेंथ का अगर साइकिल है, तो वो लेडी बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी इन कंपैरिजन टू दोज वीमेन जिसका कि जो साइकिल का लेंथ है वो या तो काफी लंबा हो या फिर काफी शॉर्ट हो। तो मून का जो साइकिल है, जो फर्टिलिटी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो काफी हद तक सेम लेंथ का होता है। द वर्ड मेंस्ट्रुएशन इज एटामोलॉजिकली रिलेटेड टू मून। इनफैक्ट जो मेंस्ट्रुएशन वर्ड है वो भी मून से लिया गया है। द टर्म मेंस्ट्रुएशन एंड मेंसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम मेंसिस, दैट मीन्स मंथ। तो मेंसिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब मंथ होता है, और विच इन टर्न रिलेट्स टू मेन, जो कि ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स मून। तो मेन वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब मून होता है, एंड मेंसिस का मतलब मंथ है। तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो हर मंथ हो रहा है, और उसका एटोमोलॉजिकली देखा जाए तो वो मून से अफेक्टेड है। मून का जो रिलेशन है वो उससे है, जो कि काफी हद तक देखा गया है। मेंटल एलिमेंट लाइक डिप्रेशन, एपिलेप्सी, साइकोसिस। तो मेंटल एलिमेंट्स में मून का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, जैसे हम लोग एंटिम फूड में देखते हैं कि मून लाइट में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है, तो ये सारी चीज देखा जाता है। या फिर बहुत सारा जो एपिलेप्सी अटैक आता है वो फुल मून के टाइम पे आता है, या फिर जो बिहेवियर है वो चेंज रहेगा फुल मून में, न्यू मून में। तो मेंटल जो कंडीशन है वो अलग अलग फेज में अलग अलग देखा गया कि बहुत लोगों का वैसे केस में अग्रवेट होता है। Admittance to hospitals and emergency units because of various causes like cardiovascular and acute coronary events, hemorrhage, diarrhea, urinary retention correlated with moon phases. तो ये सारा कंप्लेन जैसे कि हेमरेज ब्लड लॉस है, तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो वाटर है। डायरिया, अगेन इसमें वाटर का लॉस हो रहा है। यूरिनरी रिटेंशन, अगेन यहाँ पे वाटर का ही रिलेशन है। तो ये सारा कंप्लेन इन फेजेस में ज्यादा देखा गया कि मून के अलग अलग फेज में ज्यादा करस्पॉन्ड करता है। Events associated with human behavior, such as traffic accidents, crimes, and suicides, appear to be influenced by the lunar cycle. और बहुत सारा जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो इवेंट्स होता है, लाइक ट्रैफिक एक्सीडेंट, ध्यान नहीं रहा है, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई क्राइम हुआ, या फिर कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया, या फिर सुसाइड, तो ये सारा जो भी कंप्लेन होता है, या फिर कोई किसी का चाहे किलिंग का हो, कोई भी क्राइम का जो भी चीज होता है, जो भी वायलेंट एक्टिविटीज वगैरह होता है, वो इस फेज में देखा गया है ज्यादा। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज में जो पुलिस है, कॉप्स है, वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये साइकिल देखा गया है कि स्पेशली फुल मून में ये सारी एक्टिविटीज ज्यादा इंक्रीज करते हैं। यूनेटिक जो वर्ड है वो भी मून से लिया गया है। वैसे लोग जो कि इनसेन होते हैं, जो मेंटली स्टेबल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, जिसको कि ल्यूनेटिक वर्ड से बोला जाता है। तो ल्यूनेटिक वर्ड भी मून वर्ड से है क्योंकि वो लूना वर्ड है, लैटिन वर्ड लूना, इसका मतलब मून होता है। फ्रॉम द बिलीफ दैट चेंजेस ऑफ मून कॉजेज इंटरमिटेंट इंसैनिटी। ये देखा गया है कि जब मून में जब चेंज होता है तो ह्यूमन बिहेवियर में वो इंसैनिटी जो है वो इंटरमिटेंट, यानी कि किसी सर्टेन फेज में वो चीज ज्यादा देखा जा रहा है, इसलिए वैसे लोगों को ल्यूनेटिक बोला गया, जो कि मून वर्ड से डिराइव्ड है। द वेरी वर्ड lunacy dates back to 15th century when it was believed the moon and its phases could make people become more or less aggressive depending on its place in lunar cycle। तो ये देखा गया कि जो भी ये ल्यूनेटिक फेज जो होता है उसका मून से बहुत ज्यादा रिलेशन है, या तो वो सर्टेन टाइम पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा या फिर बहुत कम एग्रेसिव होगा। तो माइंड का और मून का बहुत ज्यादा कनेक्शन देखा गया है। फुल मून न्यू मून से 100 टाइम्स ज्यादा ब्राइटर होता है। जस्ट लाइक दैट व्हेन द मून टेक्स सर्टेन पोजीशंस इट हाइटन्स अ पर्सन इज सफरिंग विद। यानी कि कोई
जैसे फुल मून है, न्यू मून से 100 गुना ज्यादा चमकता है, ज्यादा ब्राइटर है, अपीयरेंस में भी वो थोड़ा बड़ा दिखता है। उसी तरीके से जो कंप्लेन है वो भी ज्यादा दिखेगा। लाइक इफ समवन इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, ही विल गेट लिटिल मोर डिस्टर्ब देन यूजुअल ऑन फुल मून डे। तो अगर कोई अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो जब फुल मून का फेज रहेगा तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। इफ समवन इज जॉयफुल, ही विल बिकम मोर जॉयफुल। अगर कोई बहुत ज्यादा खुश रहता है तो उस फेज में वो बहुत ज्यादा खुश रहेगा। इफ समवन इज एंग्री, ही विल बिकम मोर एंग्री। अगर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उस फेज में उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा। यानी कि ये जो कंप्लेन है वो जनरली फुल मून में ज्यादा अग्रवेट होता है। Sleep wake cycle, insomnia on full moon, somnambulism has also a lunar effect। यानी जो स्लीप वेक साइकिल है जो नॉर्मल होना चाहिए वो भी फुल मून के टाइम अफेक्टेड होता है। इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आएगा फुल मून में, ये बहुत कॉमन है। सोमनैम्बुलिज्म दैट इज स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने का बीमारी, उसका भी लूनर इफेक्ट है, ऐसा देखा गया है। The vestibular system, which is responsible for the balance and can detect gravity, could be affecting sleep and circadian rhythm। circadian rhythm यानी कि दिन भर का जो 24 घंटा का जो फेज है, उसमें बॉडी कब ज्यादा एक्टिव होता है, कब धीरे धीरे सुबह में बहुत ज्यादा एक्टिव है, शाम होते होते वो थोड़ा रेस्ट बॉडी को चाहिए होता है, उस चीज को वो मेंटेन करता है। द मून कुड बी चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, causing changes in the cryptochromes in the hypothalamus and changing the body clock in that way। हाइपोथैलेमस से क्रिप्टोक्रोम सिक्रीट होता है जो कि बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है। और फुल मून के टाइम या फिर ये जो भी मून फेज जब चेंज होता है तो क्रिप्टोक्रोम जो है उसके सिक्रेशन पे इफेक्ट होता है, जिसके कारण की जो स्लीप का जो साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल और जो सर्काडियन रिदम है वो अफेक्टेड होता है। इसलिए जो नींद है वो डिस्टर्ब रहता है, इसलिए इंसोम्निया होता है, इसलिए सोमनैम्बुलिज्म होता है। मेलाटोनिन लेवल appear to correlate with मून एंड menstrual cycle। जो मेलाटोनिन का लेवल है वो भी देखा गया है कि मून के साइकिल से, menstrual साइकिल से रिलेटेड होता है। मेलाटोनिन नेचुरली रिलीज्ड एट नाइट टू काम द बॉडी डाउन एंड प्रिपेयर फॉर स्लीप। तो जनरली ये रात में सिक्रीट होता है बॉडी को काम डाउन करने के लिए, और ये स्लीप में हेल्प करता है। तो और जैसे जैसे मेलाटोनिन बढ़ता है, सेरोटोनिन लेवल जो उतना और डिक्रीज होता है। सेरोटोनिन इज अ फील गुड हार्मोन दैट प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग अवर मूड एंड एपेटाइट। तो मेलाटोनिन इंक्रीज होगा जब स्लीप का फेज आएगा, तो सेरोटोनिन डिक्रीज होता है, बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। बट यही जब मून का फेज होता है, लाइक फुल मून है, उसमें मेलाटोनिन का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, सेरोटोनिन का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण की जो स्लीप है वो भी अफेक्टेड होता है। In a 2013 study, researchers discovered that around the full moon, people spend 30% less time in REM sleep, that is non-rapid eye movement sleep, that is deep sleep, and spend for 20 minutes less during full moon। तो जो डीप स्लीप है वो भी 30% लेस टाइम लोग स्पेंड किए, और जो ओवरऑल जो स्लीप है वो भी 20 मिनट्स लेस रहा ड्यूरिंग फुल मून। ये 2013 में एक स्टडी हुआ था, उसमें देखा गया। यानी कि जो स्लीप का क्वालिटी है, जो स्लीप का क्वांटिटी है, वो दोनों अफेक्टेड होता है ड्यू टू फुल मून। और ऐसा भी है कि फुल मून में लाइट बहुत ज्यादा रहता है मून का, जिससे कान की नींद इफेक्ट हो। इसलिए जो कुछ रिसर्च है जब वो ऐसे जगह पे किया गया जहाँ की मून का लाइट नहीं आए, तब भी देखा गया कि वैसे लोगों का नींद जो है वो डिस्टर्ब्ड होता है, अगर वहां पर लाइट नहीं भी पड़ रहा है मून का, बट जो नींद है वो अफेक्टेड होता है। Warm affection are most troublesome at the full moon that diminishes more or less during the waning moon। तो जो वार्म इन्फेस्टेशन है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ड्यूरिंग फुल मून, यानी कि पूर्णिमा के समय। और जैसे जैसे मून घटता है, जैसे जैसे वो वेनिंग मून यानी कि जब मून का लेवल डिक्रीज करते जाता है, जब तक कि न्यू मून ना आ जाए यानी कि अमावस्या ना आ जाए, तो वैसे जब वो डिक्रीज करता है तो वैसे वैसे कंप्लेन जो है वो डिक्रीज करता है। बट ये जब फुल मून रहता है तो कंप्लेन ज्यादा होता है। हायर पारासाइट एक्टिविटी इज लिंक्ड टू द फुल मून। तो फुल मून में पारासाइटिक एक्टिविटी ज्यादा होता है, जिससे सिर्फ फीमेल का है कि जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है, जो मेंस्ट्रुएशन है, फर्टिलिटी है, बर्थ रेट है, वो मून से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। उस तरह से जो पारासाइट्स है उसमें भी वो मून से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो फुल मून का के समय जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो ज्यादा एक्टिव होता है,
This is because the circadian rhythm in the body reacts to changes in the moon's cycle. In accordance with the circadian rhythm, parasites are more active and reproducing. तो उस फेज में, फुल मून के फेज में parasites ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा रिप्रोड्यूसिंग होता है, जिसके कारण की नंबर इंक्रीज करता है और जो पेशेंट है उसका कंप्लेन अग्रेवेट करता है वर्म इन्फेस्टेशन का। फेजेस ऑफ मून, तो टोटल 8 फेजेस होते हैं मून के। अगर न्यू मून से देखें तो न्यू मून वैक्सिंग क्रेसेंट, धीरे धीरे मून बढ़ते जाएगा टिल फुल मून। तो स्टार्टिंग में क्रेसेंट शेप का होता है, तो वैक्सिंग क्रेसेंट, उसके बाद फिर फर्स्ट क्वार्टर, फिर वैक्सिंग गिबस, फिर फुल मून, देन वेनिंग गिबस, यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज करेगा फुल मून से न्यू मून तरफ, तो वो वेनिंग फेज में जाएगा। तो वेनिंग गिबस, थर्ड क्वार्टर, फिर उसके बाद वेनिंग क्रेसेंट एंड फिर न्यू मून, और ये साइकिल चलते रहेगा। ये 8 फेज है, और होम्योपैथी में मून फेजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम रिपर्टरी देखेंगे, तो जब मॉडलिटी की बात करें एग्रीवेशन एमुलेशन का, तो उसमें रूब्रिक रहता है मून, और फिर उसमें सब रूब्रिक में अलग अलग फेज रहता है, न्यू मून, फुल मून, वेनिंग मून, वैक्सिंग मून, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इस तरह से अलग अलग रिपर्टरी में अलग अलग सब रूब्रिक दिखता है, इसलिए ये फेजेस भी जानना जरूरी है। ऑर्गेनन में 11th एफोइज्म में सेकंड फुटनोट में लिखा हुआ है, व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस, डायनेमिक पावर, अवर अर्थ बाय वर्च्यू ऑफ अ हिडन इनविजिबल एनर्जी कैरीज द मून अराउंड हर इन 28 डेज एंड सेवरल आवर्स। तो जो अर्थ है वो अफेक्टेड होता है ड्यू टू हिडन इनविजिबल एनर्जी, जो मून का जो एनर्जी है, जो लूनर इफेक्ट है, उसके कारण हम, जो अर्थ है वो अफेक्टेड होता है। उसका साइकिल जो वो 28 डेज एंड सेवरल आवर्स का होता है, और मून के कारण अर्थ पे, ड्यू टू इनविजिबल एनर्जी, ड्यू टू डायनेमिक इन्फ्लुएंस ऑफ मून, अर्थ पे जो ह्यूमन है वो अफेक्टेड होते हैं। ये एफोइज्म 11 के सेकंड फुटनोट में लिखा हुआ। मून फेजेस, एमएम एंड रूब्रिक्स, कुछ लाइन्स है जो कि अलग अलग मटेरिया मेडिका में है एंड अलग अलग रिपर्टरी का रूब्रिक्स। सम पॉइंट्स फ्रॉम एलन एंड बोगर मटेरिया मेडिका, कुछ मेडिसिन है जिसमें न्यू मून में एग्रेवेशन होता है, कुछ मेडिसिन है जिसमें फुल मून में एग्रेवेशन होता है, कुछ मेडिसिन है जिसमें न्यू मून और फुल मून दोनों में एग्रेवेशन होता है, कुछ मेडिसिन है जिसमें न्यू मून के पहले उसके आसपास का फेज है उसमें होता है, किसी में इंक्रीजिंग मून में एग्रेवेशन है, किसी में डिक्रीजिंग मून में एग्रेवेशन है। तो अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग है। इससे 4 मेडिसिन है, एल्यूमिना, क्रोकस, सालेसिया एंड सबाडीला। इसमें न्यू मून में भी एग्रेवेशन होता है और फुल मून में भी एग्रेवेशन होता है, और चारों सेम है, एग्जैक्ट सेम सिम्टम है। जैसे एल्यूमिना में है स्किन सिम्टम्स रीअपियर, ये न्यू मून में भी है एंड फुल मून में भी है, फुल मून में भी है एल्यूमिना में स्किन सिम्टम्स रीअपियर। उस तरह से क्रोकस में मेंसेस, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, इसका एग्रेवेशन होता है ड्यूरिंग न्यू मून। अगेन फुल मून में भी क्रोकस में मेंसेस, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, इसका एग्रेवेशन होगा। फिर न्यू मून में सालेसिया, हेड कंप्लेंट जो है वो एग्रेवेट करता है ड्यूरिंग न्यू मून। जस्ट लाइक दैट फुल मून में भी सालेसिया में जो हेड कंप्लेंट है वो इंक्रीज होता है। सबडीला जनरलिटीज में मेनी सिम्टम्स रीअपियर, जस्ट लाइक दैट फुल मून में भी सबडीला में जनरलिटीज में मेनी सिम्टम्स रीअपियर। तो ये चारों जो मेडिसिन है, एल्यूमिना, क्रोकस, सालेसिया, सबडीला, इसमें न्यू मून और फुल मून दोनों फेज में अग्रेवेशन होता है। फिर कैलिब्रोम, इसमें एपिलेप्सी होता है एट न्यू मून, यानी कि जो अमावस्या का फेज है उसमें अगर एपिलेप्सी हो रहा है उस समय तो कैलिब्रोम देंगे। सोयानम में है एन्यूरेसिस ड्यूरिंग फुल मून, यानी कि बेड वेटिंग होगा फुल मून में, तो उसके लिए सोयानम है। सल्फर, न्यू मून में मेनोरेजिया हैज नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, अ सिंगल डोज एट न्यू मून। ये लिपि का कहना है कि अगर किसी का मिसकैरेज होता है उसके बाद से अगर जो मेनोरेजिया का कंप्लेन रहता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लो हो रहा है, तो एक सिंगल डोज दिया जाता है ड्यूरिंग न्यू मून। एंड फुल मून में कैलकेरिया का में है स्किन फॉलिकुलर ट्यूमर रिकरिंग एवरी 4 वीक्स एट फुल मून, 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ। तो हर 1 मंथ के बाद, यानी कि वो जो फेज रहेगा वो फुल मून का रहेगा। तो फुल मून में स्किन कंप्लेन में एग्रेवेशन होता है फॉलिकुलर ट्यूमर, ये बोरिक में भी लिखा हुआ है कैलकेरिया का के बारे में कि फुल मून में इसका एग्रेवेशन होता है। फिर क्यूप्रम मेट, एपिलेप्सी एग्रेवेशन अबाउट न्यू मून, यानी न्यू मून के आसपास वाले फेज में जब एपिलेप्सी हो रहा है तब वो क्यूप्रम मेट है, ड्यूरिंग न्यू मून हो रहा है तब वो कैलिब्रोम है, अबाउट न्यू मून है तब वो क्यूप्रम मेट है। क्लेमेटिस,
क्लेमेटिस में द पेनफुल नॉन इचिंग टेट्री इरप्शन ओवर इंटायर बॉडी, ये चीज दोनों में है, फुल मून के पहले भी, फुल मून के बाद भी। फुल मून के पहले यानी कि न्यू मून और फुल मून के बीच का जो फेज है उसको इंक्रीजिंग मून बोलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मून का साइज बढ़ते जाता है। एंड फुल मून, और उसी को वैक्सिंग भी कहते हैं, वैक्सिंग मून। और यही फेज जब फुल मून के बाद होगा, जैसे जैसे मून डिक्रीज करते जाएगा टिल न्यू मून, उसको वेनिंग मून कहते हैं, क्योंकि मून धीरे धीरे घटते जाता है। तो जो स्टार्टिंग का जो सिम्टम है वो सेम रहेगा दोनों ही फेज में, वो पेनफुल होगा, नॉन इचिंग टेट्री इरप्शन होगा, पूरे बॉडी पे होगा जो इरप्शन होगा, बट चेंज है कलर, और वो कितना मॉइस्ट या ड्राई है। तो जब इंक्रीजिंग मून रहेगा क्लेमेटिस में, तो जो कंप्लेन होगा, जो रैशेज होगा वो रेड होगा और मॉइस्ट होगा। यही जब अगर वेनिंग मून का बात करें, उस समय जो रैशेज होगा वो ड्राई होगा, ड्राई ड्यूरिंग द वेनिंग मून। तो इंक्रीजिंग मून के समय रेड होगा, मॉइस्ट होगा, और वेनिंग मून, डिक्रीजिंग मून के समय वो ड्राई हो जाता है। उसी तरीके से थुजा में है कि इंक्रीजिंग मून यानी कि जब वैक्सिंग मून हो रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन में फिगवर्ट्स ऑन ग्लांस, प्रेप्यूस और फीमेल जेनाइटल्स विच एक्सूड मॉइस्चर एंड पस, स्पेशली ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग मून। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग मून होता है वैसे वैसे कंप्लेंट इंक्रीज करता है, बढ़ता है। फिगवर्ट्स होगा, वाट होगा, मेल में ग्लैंड्स में, फीमेल में फीमेल जेनेटेलिया में, दोनों ही में होगा। और उससे मॉइस्चर एक्सड्यूट होगा, जो कि थुजा का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। पस सिक्रीट होगा, और ये फेज इंक्रीजिंग मून के लिए है। वही आयोडम में है, एक्ट्स बेस्ट इन ग्वाइटर व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन द मून इज वेनिंग। तो दोनों सेम चीज है, आफ्टर फुल मून बोले जब मून डिक्रीज करने लगता है, या फिर मून इज वेनिंग तो डिक्रीजिंग मून। ये फिर उससे सल्फर में था कि लिपिड का कहना था कि न्यू मून में सिंगल डोज देते हैं फॉर मेनोरेजिया। उसी तरीके से इसमें भी लिपि का ही कहना है कि आफ्टर फुल मून देंगे, किसी को ग्वाइटर रहे, आयोडम है यानी कि डार्क आइज रहेगा, डार्क हेयर रहेगा, उसको अगर ग्वाटर है तो फुल मून के बाद में या फिर वेनिंग मून में आयोडम देते हैं। फिर एक लाइन है मून लाइट का, एंटीम्प्रोड में, सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट स्पेशली एक्सटेटिक लव। तो ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, सारे रूब्रिक में, सारे मटेरियल मेडिकल में, सारे रिपर्टरी में ये एंटीम्प्रोड को मूनलाइट से एग्रीवेशन होता है। सो सेंटिमेंटल मूड होगा मूनलाइट में, ये एंटीम्प्रोड है। केंट रिपर्टरी में दो रूब्रिक है, न्यू मून एंड फुल मून। न्यू मून जेनेटेलिया फीमेल, मेंसेस न्यू मून रस्टक्स। तो न्यू मून में जब मेंसेस का कंप्लेन में एग्रीवेशन होता है उसके लिए रस्टक्स है। एंड फुल मून में जब ओटैल्जिया हो रहा है, ईयर में पेन हो रहा है ड्यूरिंग फुल मून, इसके लिए सैलेसिया है। और बाकी जो शेडेड एरिया में जो मेडिसिन है वो मून लाइट का है, तो मून लाइट से एग्रीवेशन होगा या एमुलेशन होगा। तो केंट का 3 ग्रेड होता है, ग्रेड 1 जो है वो रेड से इंडिकेटेड है, ग्रेड 2 ब्लू से, और ग्रेड 3 ब्लैक से। तो रूब्रिक है माइंड एक्सटेसी, वॉकिंग इन मूनलाइट, एंटीम्प्रूड, माइंड मूनलाइट, एंटीम्प्रूड बेलाडोना थुजा, माइंड सेंटिमेंटल मूनलाइट इन एंटीम्प्रूड। एंटीम्प्रूड सारे में कॉमन है कि जहाँ मूनलाइट का एग्रीवेशन रहेगा वहां पे एंटीम्प्रूड है। आई सिम्टम और विजन सिम्टम दोनों में एमुलेशन हो रहा है, उसके लिए ऑरम है। आई मूनलाइट एमुलेशन, आई सिम्टम, उसके लिए ऑरम। विजन मूनलाइट एमुलेशन यानी कि मूनलाइट में विजन का जो कंप्लेन है उसमें एमुलेशन हो रहा है, उसके लिए ऑरम है। जेनरलिटीज मूनलाइट एग्रीवेशन, एंटीम्प्रूड, हेलिबोरस थुजा। तो जहां जहां मूनलाइट से एग्रीवेशन है वहां पे एंटीम्प्रूड कॉमन है, और जहाँ पे आई का कंप्लेन है, आई का सिम्टम या विजन का सिम्टम और उसमें एमुलेशन है, उसके लिए मेडिसिन ऑरम है। बीटीपीबी में चैप्टर है एग्रीवेशन एंड एमुलेशन इन जनरल। रूब्रिक है मून न्यू एग्रीवेशन, उसमें एल्यूमिना है, अमोनियम कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कैस्टिकम, क्यूप्रम, लाइकोपोडियम, सबाडीला, सीपिया, सालिसिया। एंड फुल मून एग्रीवेशन में एल्यूमिना, कैलकेरिया कार्ब, साइक्लामेन, ग्रेफाइटिस, नाइट्रम कार्ब, सबाडीला, सीपिया, सालिसिया, स्पॉन्जिया, सल्फर। इसमें एल्यूमिना अगेन जैसे देखेंगे बहुत सा मेडिसिन है जो दोनों फेज में, जैसे एल्यूमिना वो न्यू मून एग्रीवेशन में भी है, फुल मून एग्रीवेशन में भी है। सबाडीला ये भी न्यू मून एग्रीवेशन में है और फुल मून एग्रीवेशन में है। यही अगर फुल मून के बाद का बात करें, यानी वेनिंग मूड मून या फिर डिक्रीजिंग मून, वैसे केस के लिए मून वेनिंग एग्रीवेशन मेडिसिन डलकामारा है। इसका भी 5 ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन जनरली देखा जाए तो 3 ही इसमें मेंशनड है, ग्रेड 3 में जो ब्लू है, ग्रेड 4 जो ब्लैक है, एंड ग्रेड 2 जो कि ग्रीन है।
मूनलाइट एग्रीवेशन अगेन एंटी इंक्लूड, जो कि सारे में मिलेगा कि मूनलाइट एग्रीवेशन में एंटी इंक्लूड है, बाकी मेडिसिन एडेड हो भी सकते नहीं भी, बट एंटी इंक्लूड सारे में रहता है। तो जैसे यहाँ पे एल्यूमिना है न्यू मून में, एल्यूमिना न्यू मून में भी एग्रीवेशन में है और फुल मून एग्रीवेशन में भी है। उस तरह से एलन और बीबीसीआर का मटेरिया मेडिका में है एल्यूमिना स्किन सिम्टम्स रीअपियर, ये न्यू मून में भी और फुल मून में भी है। उस तरीके से सबडीला है, सबडीला के केस में भी ये न्यू मून में भी प्रेजेंट है, फुल मून में भी है। तो सबडीला जेनेटिस मेनी सिम्टम जो है वो एग्रेवेट करता है, तो वो एलन में भी लिखा है, बीबीसीआर में भी लिखा है और बीटीपीबी के रिपोर्टरी में भी है। फाटक रिपोर्टरी में बहुत डिटेल में सिम्टम है अलग अलग फेजेस का। अगर न्यू मून से शुरू करें जो कि स्काई ब्लू से इंडिकेटेड है, तो स्किन कंप्लेन एग्रेवेट होता है एल्यूमिना अगेन, ये फुल मून में भी होता है स्किन कंप्लेन एग्रेवेट एल्यूमिना, यही चीज एलन में भी है और यही चीज बीबीसीआर का मटिया मेडिका में भी है, यही चीज फाटक रिपर्टी में भी लिखा हुआ है। तो एल्यूमिना का स्किन कंप्लेंट जो है वो एग्रेवेट होगा। मेंसेस एग्रेवेशन होगा क्रॉकस में, अगेन ये न्यू मून में भी है और फुल मून में भी है। फुल मून में जो पिंक से इंडिकेटेड है मेंसेस एग्रेवेशन क्रॉकस। तो क्रॉकस मेंसेस डिस्चार्ज ऑफ ब्लड का एग्रेवेशन होता है, तो न्यू मून एंड फुल मून। फिर न्यू मून में देखेंगे जनरल एग्रीवेशन कास्टिकम, क्यूप्रम, कैलिब्रोम, नक्सफोमिका, रस्टक, सवाडिला, सिपिया, सैलिसिया। और अगर फुल मून में देखें तो एज्मा में एग्रीवेशन होता है स्पॉन्जिया। अगर फुल मून में अगर एज्मा में एग्रीवेशन हो रहा है तो स्पॉन्जिया देंगे। बेड वेटिंग हो रहा है दैट इज एन्यूरेसिस, तो उसमें सीना देंगे, सोराइनम देंगे, ये एलन में भी लिखा हुआ है, एन्यूरेसिस के लिए सोराइनम है। ईयर्स स्टॉप्ड ग्रेफाइटिस एग्रेवेशन, अगर जनरल एग्रेवेशन हो रहा है तो एल्यूमिना, ब्राइनिया, कैल्केरिया, सीना, क्यूप्रम, लाइको, नक्सवोमिका, फॉस्फोरस, सवाडिला, सैलिसिया, सल्फर। एवरी अल्टरनेट फुल मून एग्रेवेशन ये सिप्लाइनम, इसके पहले जो भी ऊपर का जो भी लिस्ट में मेडिसिन है वो एवरी फुल मून के लिए है। बट अगर अल्टरनेट फुल मून यानी कि एक फुल मून में प्रॉब्लम हो रहा है उसके नेक्स्ट वाले में नहीं हो रहा है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हो रहा है, इस तरह से जब अल्टरनेट करके एग्रेवेशन हो रहा है वैसे केस में सिप्लाइनम देते हैं। और भी फेज है लाइक फर्स्ट क्वार्टर जो कि न्यू मून और फुल मून के बीच में है, जो रेड प्लस इंडिकेटेड है। फर्स्ट क्वार्टर में एग्रेवेशन रहेगा तो आर्सेनिक देंगे, ब्राइनिया, नाइट्रम म्यूल। एंड ऊपर में है थर्ड क्वार्टर जो पर्पल प्लस इंडिकेटेड है। थर्ड क्वार्टर अगर रहा जिसको कि लास्ट क्वार्टर भी कहते हैं, उसमें अगर एग्रेवेशन होगा तो लाइकोपोडियम और सीपिया देंगे। एक और चीज है न्यू मून से लेकर के फुल मून, उसको इंक्रीजिंग मून कहते हैं या फिर वैक्सिंग मून कहते हैं। ये पूरे फेज में अगर होगा तो थूजा देंगे, इंक्रीजिंग एग्रीवेशन थूजा। स्पेशली लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर है तो ये मेडिसिन है, फर्स्ट क्वार्टर का मेडिसिन। बट वो वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिवर्स, ये तीनों फेज को जो कवर करेगा उस समय अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए थूजा देंगे। जस्ट लाइक दैट ऊपर में जो डिक्रीजिंग मून के लिए है कि जब फुल मून से न्यू मून तक में जैसे जैसे डिक्रीज होता है, चाहे वो वेनिंग गिबस रहे, चाहे थर्ड क्वार्टर रहे, चाहे वेनिंग क्रेसेंट रहे, वैसे केस में डेफिनेट देते हैं। फिर मूनलाइट आइज एम्युलेशन ऑरम देंगे, जिस तरह से केंट में था, सेम लाइन सेम सिम्टम मेंशन था, सेम रूब्रिक था। मूनलाइट में एग्रीवेशन होगा तो एंटीमटार्ट, सिपिया, सल्फर, थूजा। एम्युलेशन होगा तो ऑरम। ब्लाइंडनेस होगा या फिर लॉस ऑफ विजन तो उसके लिए बेलाडोना है। फिर थूजा में ओवरऑल बोरिक में भी लिखा है, बहुत जगह लिखा हुआ है। बोरिक का एक लाइन है कंप्लेंट्स फ्रॉम मूनलाइट, उसके लिए थूजा है। सिंथेसिस रिपर्टरी दो रूब्रिक है, जनरल में दिया हुआ है। तो जनरल कन्वर्शन मून, तो अगर न्यू मून में अगर कन्वर्शन हो रहा है तो बुफो है, कास्टिकम है, क्यूप्रमेट है। और अगर फुल मून में कन्वर्शन है तो कैलकेरिया कार्बियो, नाइट्रोम्यूर है। अगर ऑटेल्जिया है फुल मून के समय, अगर ऑटेल्जिया हो रहा है तो उसके लिए साइलेसिया है। साइलेसिया केंट रिपर्टरी में भी था, ईयर पेन फुल मून ड्यूरिंग, तो उसके लिए साइलेसिया है। तो केंट में और सिंथेसिस रिपर्टरी दोनों में है कि अगर फुल मून में ईयर में पेन हो रहा है तो साइलेसिया देंगे। वही अगर मून लाइट की बात करें तो माइंड सेंटिमेंटल मून लाइट, उस समय अगर कंप्लेन होगा तो एंटी फ्लूड है जो कि सारे में है, इग्नेशिया, वनीला। और विजन, लॉस ऑफ विजन मूनलाइट, उसके लिए बेलाडोना। जैसे फाटक रिपर्टी में था ब्लाइंडनेस है और उसके लिए बेलाडोना है, उसी तरीके से यहाँ पे लॉस ऑफ विजन है इन मूनलाइट, सेम ही चीज है,
तो सिंथेसिस और फाटक दोनों में लिखा हुआ है कि अगर मूनलाइट में लॉस ऑफ विजन हो रहा है तो बेलाटोना देंगे। तो मूनलाइट ब्लाइंडनेस, फाटक रिपर्टरी में लिखा हुआ है बेलाटोना। कंप्लीट रिपर्टरी, कंप्लीट रिपर्टरी में जनरलिटीज में है मून एग्रीवेशन, न्यू, अगर न्यू मून में एग्रीवेशन हो रहा है तो मेडिसिन है आर्सेनिक, डक्सवोमिका, फास्फोरस, पल्स्टिला, रस्टल, सवाडीला, सालेसिया, सल्फर। और कंप्लीट रिपर्टरी में फुल मून का कुछ मेडिसिन है वो मेंशन नहीं। बीबीसीआर, उसमें कफ है एंड माइंड के बारे में है। न्यू मून में कफ अगर एग्रेवेट कर रहा है ड्यूरिंग न्यू मून, मेडिसिन अगेन सबाडीला है, सालेसिया है। एंड फुल मून में कंप्लेन है तो सबाडीला है। तो सबाडीला दोनों में है। ये बीबीसीआर का मटेरियल मेडिकल पोर्शन में भी लिखा हुआ है और बीबीसीआर का रिपर्टरी पोर्शन में भी लिखा हुआ है। मेजोरिटी ऑफ जो सिम्टम है वो बीबीसीआर का मटेरियल मेडिकल में ज्यादा लिखा हुआ है मून के बारे में, रूब्रिक्स जो है वो कम है। एक और है फुल मून में माइंड डल स्टुपिफाइड, फुल मून एंड मेडिसिन है सल्फर। तो अगर फुल मून में माइंड जो रहेगा वो डल रहेगा, स्टुपिफाइड रहेगा तो सल्फर देंगे। मून लाइट एग्रीवेशन अगर है माइंड डल स्टुपिफाइड, मून लाइट इन मेडिसिन एंटीट्यूड। उसके बाद द टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मून फेजेस, जो कि डॉक्टर सीएम बोगर का बुक है। इसमें मून फेजेस के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ये दो बुक कंपाइल्ड फॉर्म में है, एक बुक है द टाइम्स ऑफ रेमेडीज और दूसरा बुक है मून फेजेस। ये दोनों कंपाइल्ड फॉर्म में ये बुक है टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मून फेजेस। डॉक्टर सीएम बोगर emphasized the importance of time factor and moon phases in the action of drugs. जैसे टाइम रेमेडीज में टाइम के बारे में 2 AM एग्रीवेशन, 3 AM एग्रीवेशन, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, फोरनून। और फिर डिफरेंट वेदर का भी है, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, इस तरीके से करके ये चार चीज टाइम रेमेडीज में है। एंड मून फेजेस में मून का डिफरेंट डिफरेंट फेजेस का है, लाइक फुल मून, न्यू मून, थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, इस तरह से जब मेंशन है तो वो मून फेजेस में है। He observed that the periods of modalities are very frequently related to the moon phases. तो बोगर देखिए कि जो भी कंप्लेन है, जो मॉडलिटी है, चाहे वो एग्रीवेशन का चाहे एमुलेशन का रहे, वो मून फेजेस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ही नोटिस दैट द रेमेडीज एज वेल एज द पेशेंट्स बोथ शोड पीरियड्स ऑफ एग्रीवेशन और एमुलेशंस इन अ वेरी डेफिनेट रिलेशन टू द लूनर मूवमेंट। तो देखा गया है कि जो मून का जो अलग अलग फेज है उसका मॉडलिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। होम्योपैथिक रेमेडीज एक्ट्स इन वेरियस फेजेस ऑफ मून्स। तो टोटल 8 फेजेस होता है, बट इस बुक में मून फेजेस में 4 फेजेस को ही मेंशन किया गया है। फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, लास्ट क्वार्टर, न्यू मून। तो जो वेनिंग फेज है, जो वैक्सिंग फेज है, उसको नहीं मेंशन करके 8 में से 4 फेज जो है उसको लिया गया है। सो न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एंड थर्ड क्वार्टर, ये चारों में अलग अलग फेज में वो कॉलम वाइज मेडिसिन जो है वो मेंशन है और फिर उसके बारे में लिखा हुआ है। मून फेजेस पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सीएम बोगर, दैट इज साइरस मैक्सवेल बोगर, इन ईयर 1931। उस समय टाइम्स रेमेडीज भी आया था और मून फेजेस दोनों साथ में आया, along with the times of the remedies as the times of remedies and moon phases. Total number of medicines 186 है, number of grades 3 grades है। Emphasize the importance of moon phases in the action of drug। तो सीएम बोगर यहाँ पे मून फेजेस का, अलग अलग मून फेजेस का मेडिसिन पे उसका क्या इफेक्ट है, उसके एक्शन का ये लिखा हुआ है। The table consists of an enumeration of the time at which a particularly successful prescription has been made, thereby accentuating the importance of the time period in which the remedy has been found more useful। यानी कि एक सर्टेन टाइम में कोई मेडिसिन है, वो जब फुल मून में दिया गया तब कितना पेशेंट ठीक हुआ, जब न्यू मून में दिया गया तब कितना पेशेंट ठीक हुआ, इस तरीके से वो नंबर वाइज मेंशन्ड है अलग अलग फेज का। Whenever the patient reported with striking relief in the symptom, the time was marked in the phase of moon। और पेशेंट जब किसी कंप्लेंट से जब उसको रिलीफ मिला तो उसको उस फेज में उसको मार्क कर दिया गया। पेशेंट अगर न्यू मून में ठीक हुआ तो उसमें उसको ऐड कर दिया गया कि एक और पेशेंट जो है वो इस फेज में ठीक हुआ, इस करके अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। यूटिलिटी, इस रिपर्टी को यूज कैसे करेंगे? व्हेन अ न्यू पेशेंट कम्स टू यू, यू आस्क हिम व्हेन यू आर वर्स्ट। जब कोई पेशेंट आता है तो उसे पूछना है कि आपका जो कंडीशन है वो सबसे बुरा कब था।
वेल आई वॉज वर्स्ट इन द मिडल ऑफ लास्ट वीक। तो अगर पेशेंट कहता है कि हम लास्ट वीक के मिडिल में बहुत ज्यादा बुरा कंडीशन था, ओपन अप योर एल्मेनेक एंड सी व्हाट क्वार्टर द मून वाज इन। उसके बाद देखना है कि मून का कौन सा फेज उस समय था। देन लुक डाउन योर लिस्ट ऑफ रेमेडीज एंड सी विच रेमेडीज आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन दैट क्वार्टर। उसके बाद जो रेमेडी का लिस्ट है वो देखेंगे कि कौन से फेज में जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसके बेसिस पे मेडिसिन देंगे। ये एक पेज है मून फेजेस बुक का, जो एक एग्जांपल है। तो चार अलग अलग फेज है, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एंड लास्ट क्वार्टर। ये मेडिसिन का लिस्ट है। जो नंबर है तो कितना मेडिसिन सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन हुआ, उसमें उसको रिलीफ मिला, वो चीज मेंशन है। से पहला एकोनाइट है, तो न्यू मून में 0, फर्स्ट क्वार्टर में 3, फुल मून में 3, लास्ट क्वार्टर में 0। यानी कि 3 पेशेंट को फर्स्ट क्वार्टर में उससे आराम हुआ और 3 पेशेंट को फुल मून में हुआ। न्यू मून और लास्ट क्वार्टर में ऐसा कोई सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि आर्सेनिक। आर्सेनिक में न्यू मून में 22 है, फर्स्ट क्वार्टर में 30 है, फुल मून में 19 है और लास्ट क्वार्टर में 15 है। यानी कि सबसे ज्यादा फर्स्ट क्वार्टर में है, दैट इज 30, फिर डिक्रीज होकर के फुल मून में हुआ 19, फिर और डिक्रीज होकर के लास्ट क्वार्टर में हुआ 15। तो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर टू लास्ट क्वार्टर। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा रहा 30, जो कि ये चारों नंबर में सबसे ज्यादा है। तो आर्सेनिक में हाईएस्ट है फर्स्ट क्वार्टर में। इट स्टॉप्स एब्रप्टली इन द क्वार्टर ऑफ द फुल मून एंड फॉल्स ऑफ देन टू द लोएस्ट पॉइंट। यही 30 के बाद वो फुल मून में डिक्रीज हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 30 का 15 हो गया, वो और डिक्रीज हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो रहा वो फर्स्ट क्वार्टर में रहा। उस तरह से एग्जाम्पल है फास्फोरस का। तो फास्फोरस में न्यू मून में 21, फर्स्ट क्वार्टर में 20, फुल मून में 51 एंड लास्ट क्वार्टर में 32। तो 51 जो है वो काफी बड़ा नंबर है और सब कंपेरिजन में देखा जाए तो। 51 सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड इन द वीक ऑफ फुल मून। तो फुल मून में 51 सब्सक्रिप्शन है और जो कि हाईएस्ट है पूरे रिपर्टरी में। सो दिस इज द हाईएस्ट वन एंड द नेक्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट इज इन द लास्ट क्वार्टर। तो 51 के बाद जब लास्ट क्वार्टर में आ रहा है, फुल मून में 51 था, लास्ट क्वार्टर में 32 हो रहा है, तो जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो लास्ट क्वार्टर होगा जो कि 32 है। डिक्रीज है, 51 से 32 आ रहा है, बट उसके बाद का जो फेज है जो कि 21 है और 20 है वो ऑल कम है। तो जो हाईएस्ट है 51 वो फॉस्फोरस में है ड्यूरिंग फुल। फिर मून से मेडिसिन बनता है, मून रेज से लूना, जो कि इम्पोर्टेबलिया ग्रुप में आएगा। तो दो मेथड है मेडिसिन बनाने का लूना, एक फिंक का मेथड एंड हिगिंस मेथड। फिंक मेथड में फिंक took sugar of milk and exposed it on a glass plate to the moon's rays and stirred with a glass rod meanwhile. The sugar of milk so charged is dynamized in the usual way. तो फिंक sugar of milk को एक ग्लास प्लेट पे लिए और उसको मून लाइट में रखा गया, उसको ग्लास रॉड से बीच बीच में मिलाया गया, स्टिर किया गया और उसके बाद वो जो मेडिसिन है जो शुगर ऑफ मिल्क है वो चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ द लूनर इफेक्ट, और वो मेडिसिन लूना है। तो ये इसमें शुगर ऑफ मिल्क यूज किया गया था। वही एक हिगिंस मेथड है। ही मेड अ प्रिपरेशन बाय एक्सपोजिंग प्योर वाटर टू मून्स रेज for 3 or 4 hours in South America and then dynamizing the water so charged. तो जब शुगर ऑफ मिल्क यूज हो रहा है वो पिंक मेथड है, जब प्योर वाटर यूज हो रहा है वो हिगिंस मेथड है। व्हीकल अलग है बट चीज सेम है कि उसको मूनलाइट में रखा जा रहा है। पिंक मेथड में शुगर ऑफ मिल्क रखा जाता है मूनलाइट में, हिगिंस मेथड में प्योर वाटर रखा जाता है मूनलाइट में, और वो जो मेडिसिन है वो लूना। फिर मून मटेरिया मेडिका में भी है एक मेडिसिन है जिसको कि मून सीड कहते हैं। इसका की साइंटिफिक नेम मेनिस्पर्मम कैनेडेंस है। The seed inside the berry resembles a crescent moon and is responsible for the common name. तो इसका जो सीड है वो मून के जैसा लगता है, क्रेसेंट मून के जैसा लगता है, इसलिए इस प्लांट का नाम मून सीड है। जो पहला पिक्चर है वो उसमें जो लीफ दिख रहा है वो ग्रेप्स के जैसा है, जैसे अंगूर का जो बेल होता है उस तरीके का इसके अपीयरेंस होता है। उसके बाद जो सेकंड पिक्चर है वो फ्रूट है, और उस फ्रूट में जो सीड निकलता है वो नीचे जो बड़ा इनलार्ज स्ट्रक्चर में, इतना बड़ा कंपैरेटिवली फ्रूट से छोटा ही होता है, बट ये इनलार्ज स्ट्रक्चर है जो कि एक क्रेसेंट मून के जैसा है। इसका सीड जो है वो क्रेसेंट मून के जैसा दिखता है,
इसीलिए इस प्लांट को मून सीड कहते हैं, क्योंकि इसका सीड जो है वो मून के जैसा है। बोथ द लीव्स एंड फ्रूट रिसेम्बल दोज ऑफ ग्रेप्स, जो प्लांट है वो भी ग्रेप्स के जैसा है, जो फ्रूट है वो भी अंगूर के जैसा है। कंफ्यूजन कैन बी डेंजरस एज मून सीड फ्रूट सीड पॉइजनस, जो मून सीड प्लांट है वो पॉइजनस होता है, जबकि जो ग्रेप्स है वो पॉइजनस नहीं है। तो इन शॉर्ट ये प्लांट जो है वो देखने में ग्रेप्स के जैसा है, उसका लीफ ग्रेप्स के जैसा है, उसका फ्रूट ग्रेप्स के जैसा है, बट इसमें सीड होता है जो कि क्रेसेंट मून के जैसा होता है, और इसका सीड मून के जैसा होता है, इसलिए इस प्लांट का नाम मून सीड। उसके बाद है स्पॉन्जिया लूना ट्रीटमेंट, यानी जब स्पॉन्जिया मेडिसिन बनता है उसके प्रिपरेशन के टाइम पे मून का भी इफेक्ट है, उसपे लूनर इफेक्ट रहता है, जिससे कि स्पॉन्जिया मेडिसिन बनता है। प्रोसेस स्पॉन्जिया बनाने का, कट स्लाइसेस ऑफ अ स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज पोरिफेरा ग्रुप का स्पॉन्जिया, तो वो स्पॉन्जी है, उसको स्लाइसेस में काटेंगे ऑफ द साइज ऑफ अ फिंगर, तो फिंगर के साइज का स्लाइसेस काटेंगे स्पॉन्ज का। ग्रिल देम एट अ कैंडल फ्लेम टिल दे आर ब्रिटल एट द सेंटर बट स्टिल इलास्टिक एट द बॉर्डर, उसको कैंडल के फ्लेम पे ग्रिल करना है, हल्का रोस्ट करना है, इस तरीके से कि जो सेंटर है वहां पर वो थोड़ा ब्रिटल रहे, टूटने जैसा रहे, बट साइड में ज्यादा वो ग्रिल ना हो, इसलिए वो थोड़ा इलास्टिक रहे, सॉफ्ट रहे बॉर्डर पे। टाइट्रेट द होल एंड पुट 7 or 8 ग्राम इंटू हाफ अ लीटर ऑफ रेन वाटर और रिवर वाटर। उसके बाद स्पॉन्जिया का टाइट्रेशन करेंगे, और इसको या तो रेन वाटर में या फिर रिवर वाटर में, क्योंकि रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, तो रेन वाटर में या फिर रिवर वाटर में 7 to 8 ग्राम जो है वो उसमें लेंगे। द बॉटलिंग मस्ट बी डन 3 days बिफोर द न्यू मून। यहाँ पे मून का कनेक्शन है कि मून जब न्यू मून आने वाला है, दैट इज अमावस्या, तो अमावस्या के 3 दिन पहले उसको बॉटलिंग करेंगे, उसको प्रिपेयर कर लेंगे बॉटल में डाल के। क्लोज द बॉटल एंड पुट इट इन अ सेलर, उसके बाद बॉटल को क्लोज करके किसी सेलर में यानी बेसमेंट में कहीं उसको रख देंगे। टेकिंग केयर टू शेक इट वंस एवरी डे, डेली उस बॉटल को शेक करना है। 3 days बिफोर द फुल मून, और फुल मून के 3 दिन पहले, यानी कि एग्जैक्ट 15 दिन बाद, जो भी 14 दिन 15 दिन का जो डिफरेंस होता है न्यू मून और फुल मून के बीच में, सो 3 days बिफोर द फुल मून द पेशेंट कमेंसेस टू टेक अ टेबल स्पून नाइट एंड मॉर्निंग, तो फुल मून के 3 दिन पहले पेशेंट जो है उस मेडिसिन को लेना शुरू करेगा, रात में और सुबह में 1 tablespoon। द ग्रेटर पार्ट ऑफ बॉटल विल बी फिनिश ड्यूरिंग वेनिंग मून, तो चूंकि वो फुल मून के पहले लेना शुरू किया 3 दिन पहले एंड ट्वाइस अ डे है, तो जब फुल मून आएगा उसके बाद का जो फेज होगा जो कि वेनिंग मून है या फिर डिक्रीजिंग मून है, उस समय तक में जो बॉटल है उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो रहेगा वो खाली हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मून का रिलेशन है कि न्यू मून के पहले 3 दिन पहले, यानी कि अमावस्या के 3 दिन पहले उसको बॉटल में रखते हैं, एंड पूर्णिमा के 3 दिन पहले से मेडिसिन खाना शुरू करते हैं। दैट्स वाई स्पॉन्जिया इज वन ऑफ द रेमेडीज हैविंग एग्रीवेशन एट फुल मून। यहाँ पे मून का रिलेशन है, इसीलिए स्पॉन्जिया में है कि वहां पे फुल मून से अग्रवेशन होता है। बीटीपी में भी लिखा हुआ है अग्रवेशन एंड एम्बुलेशन इन जनरल में, फुल मून में मून फुल मून एग्रीवेशन उसमें स्पॉन्जिया है कि फुल मून में एग्रीवेशन होता है, ये बीटीपी में है। एंड पाठक रिकॉर्ड्री में भी अगर एजमा का एग्रीवेशन होगा और उसमें मेडिसिन जो है वो स्पॉन्जिया है ड्यूरिंग फुल मून, तो फुल मून में जब एजमा का एग्रीवेशन हो रहा है वैसे केस में स्पॉन्जिया है, तो जब स्पॉन्जिया बनता है उस समय मून का इफेक्ट होता है। बीटीपी में भी है कि फुल मून में एग्रीवेशन होता है, और फाटिक रिकॉर्ड्री में भी है कि फुल मून में एग्रीवेशन होता है, इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एजमा का एग्रीवेशन होता है। रेफरेंसेस: Samuel Hahnemann, Organ of Medicine, 5th and 6th edition combined. C.M. Boger, Times of Remedies and Moon Phases. S.K. Tiwari, Essential of Repertization. Boger and Boringhausen's Characteristic Repertory, that is BBCR. Allen Keynotes, Boric Repertory, Synthesis Repertory, Complete Repertory, Radar, Version 10, and Internet, of course. Thank you for your time. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है वैदेही जी। आपने थोड़ा डिटेल्स में इसको बताया है, और मैं समझता हूँ कि सभी रिपोर्टरी और खास करके सबसे बड़ा
इम्पोर्टेंट जो आपने दिया टाइम्स ऑफ रेमेडीज का जो चर्चा किया, बहुत ही यूनिक बुक है। और टाइम्स ऑफ रेमेडीज के पब्लिकेशंस के बाद से ही होम्योपैथी में लोग मूल चांद के ऊपर में बातें करने लगे। चांद के से हमारा क्या रिलेशन है, तो शायद आपने चर्चा किया कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बात का मैं और कहूँगा कि हम लोग के होम्योपैथिक मेडिका में इम्पॉन्ड्रेबिलिया ग्रुप का एक मेडिसिन हुआ करता है, और उसके अंदर में आप शायद बताई चर्चा की थी इसका, इम्पॉन्ड्रेबिलिया का, और शायद लूना मेडिसिन की भी चर्चा आपने की। तो लूना मेडिसिन का जो है ये क्या बताता है, क्यों हम लोग जितने भी लूना मेडिसिन को इम्पॉन्ड्रेबिलिया से जोड़ने का कोशिश की, होम्योपैथिक मेडिसिन से जोड़ने का कोशिश की, इसको ध्यान देने का जरूरत है। क्योंकि आज हम लोग अपने जीवन को जो देखते हैं उसका 3 भाग जो होता है, एक डायनेमिक एरिया होता है और डायनेमिक एरिया इनविजिबल होता है। तो इनविजिबल का भी इफेक्ट हमारे ऊपर में पड़ता है। इसीलिए आपने जो बहुत अच्छा से बताया कि इम्यून का भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसका कोई दो बात नहीं। और इस बात से लोगों ने प्रूव कर चुका है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा का आना, लोगों का मूड डिस्टर्बेंस हो जाना, ल्यूनेटिक वर्ड्स को ले आना, ये सारी बातें जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है इस मायने में, और इसको हम लोगों को समझना चाहिए। आपने शायद बोगर के कॉन्सेप्ट को देखा होगा, जहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ सिम्टम्स की बात करी गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ सिम्टम्स, उसमें 7 हेक्सामीटर का उन्होंने चर्चा किया है, जो कि लास्ट में जो है सो कुमैंडो और कुनैंडो। कुनैंडो का मतलब क्या होता है, समय, है ना। कुनैंडो का मतलब समय है। तो समय में ही ये जो आपका जो अभी जो हम लोग मून फेजेज की बात कर रहे हैं, ये कुनैंडो के अंदर में आ जाता है। इसलिए ये होम्योपैथी के अंदर में बहुत पहले से ही इस बात की चर्चा चली आ रही थी। और इसका अगर हम ध्यान देखेंगे, हम लोग बहुत सारे पेशेंट आते हैं हम लोग के पास में, और हम लोग को ये कहते हैं सर हमको जो सिर का दर्द होता है वो हमेशा पूर्णिमा के समय में होता है। अभी एक पेशेंट को मैं देख रहा था और उसमें उनको आता है, महीना में 1 बार अटैक आता है मिर्गी का, है ना। अब हमने पूछा, टाइम को रिलेट करने की बात मैंने की, तो उसमें पता चला कि वो जो है तो हर एक पूर्णिमा को आता है ना। कितना अच्छा सिम्टम्स मिल रहा है। अगर इस बात को पकड़ करके हम लोग चले तो हम लोगों को एक अच्छा इस बात को डॉक्टर दीपक शर्मा जी भी इसमें कह रहे हैं कि एक पेशेंट को उन्होंने देखा था, एपिलेप्सी आता रहता है ऑन थर्सडे ओनली, एंड देयर इज शायद दीपक जी, मुझे नहीं लगता है कि दवा का नाम मुझे याद है, लेकिन मैं कभी बाद में शेयर करूंगा। थर्सडे को आता है। अब इसका पीरियोडिसिटी, एक रूब्रिक्स है जनरलिटीज में, पीरियोडिसिटी एट द फिक्स टाइम, है ना। कब आता है, तो एक फिक्स टाइम आता है। ये फिक्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझते हैं कि दीपक जी आपका शायद थर्सडे की बात कर रहे हैं, तो थर्सडे की बात को अगर इस तरह से जोड़ने का कोशिश कीजिएगा पीरियोडिसिटी से, तो ये आपको मिल जाएगा। हमेशा एक फिक्स समय पर ही अटैक आता है, तो ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं एक पेशेंट को और मैं देखा था, मैं शायद कभी चर्चा किया था कि उसका एपिलेप्सी अटैक हमेशा 5 बजे शाम में ही आता है ना। और अभी एक रोगी को मैं देख रहा हूँ, उसमें देख रहे हैं कि 8:45 और 8:50 के बीच में अटैक आता है। तो 8:45 8:50 में जब मैंने उसको दवा की खोज करने लगे, तो मुझे एक रूब्रिक्स मिला, कन्वल्सन एट मिडनाइट बिफोर, और वहां पर फिर आपको दिया है 8:50, और उसमें एक ही दवा दिया हुआ है इग्नेसिया का चर्चा किया गया है। तो ये इस तरह से अगर आप चलेंगे खोजेंगे, तो कभी कभी एपिलेप्सी को ठीक करना और बहुत सारे रोग को ठीक करना बड़ा कठिन होता है ना। बहुत कठिन होता है। तो इसमें लेकिन उसमें 3 चीज को मैंने एक चीज को और महसूस किया कि जो इस तरह के केसेस आते हैं,
तो उसका एक देखना चाहिए। कोई भी अटैक आता है तो अटैक आने के पहले क्या होता है, प्रीड्रोम सिम्टम्स होते हैं, प्रीड्रोम है ना, आने वाला है ना। जैसे आने के पहले आंधी, जो कहते हैं ना कि तूफान आने के पहले शांत हो जाता है, तो उसी तरह से हर एक पेशेंट के अंदर में कोई भी अटैक होता है पैराक्सिमल नेचर का, जो कि मून से रिलेटेड है, पैराक्सिमल नेचर का जो भी बीमारी होगा, तो उससे उसमें आपको आने के पहले प्रीड्रोम को अगर आप खोजिएगा तो दवा बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जब अटैक आ गया या कोई भी घटना घट गई, पेन शुरू हो गया, तो उस समय में आप क्या महसूस कर रहे हो, और आफ्टर, जब ठीक हो गया, आपका अटैक खत्म हो गया, तो उसके अब एपिलेप्सी में भी आप देखिएगा, आने के पहले कई एक ऑरा बनते हैं, ऑरा, उसको ऑरा कहते हैं, कई एक ऑरा बनते हैं। जैसे किसी के हाथों में कंपन शुरू हो जाएगा, किसी को पैर में कंपन शुरू हो जाएगा, किसी के जो है तो कहीं ना कहीं पर कोई नया चेंजेस बॉडी में शुरू हो जाता है। कोई भी घटना अचानक नहीं होता है, हम लोग मान लेते हैं, लोग कहते हैं कि बड़ा अचानक हो गया, पेशेंट का दर्द अचानक आता है, लेकिन अचानक आने के पहले अगर थोड़ा सा ध्यान पेशेंट को देखेंगे तो वो आपको बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स आपको मिल सकता है। ये मैं देख रहा हूँ, और इसके संदर्भ में आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छा, आपने इसी तरह से कई एक सेशन लिया है, और हर एक सेशन में आपने एक नई नई बातों को लेकर के आए हैं, और इस बार भी आपने इंग्लिश सेशन में शायद इसका प्रेजेंटेशन हो चुका है टाइम्स का। Yes, और yes. हाँ, अभी शायद हमको लगता है कि फिर आगे आप फिर कोई नया टॉपिक को लेकर के आइए, है ना। और किसी को कुछ है? दीपमाला जी, दीपमाला जी। यस यस सर। हाँ सर। सर अभी, हाँ हाँ एक मिनट सर, अभी आपने बोला कि कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, इस पर तो मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, अचानक कभी भी नहीं होती है। क्योंकि ये मैंने भी जब अचानक से, मुझे ये याद आ गया साइकोलॉजी का ही, जब मैं बहुत काफी पहले पढ़ी थी, तो उसमें ये एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होती है। इवन आप स्लिप ऑफ टंग भी आपका होता है तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का नाम, आप सामने से किसी को गाली नहीं देते हो या कुछ भी बोलते हो, मतलब उसके बारे में आप शब्द नहीं बोलना चाहते हो, बट स्लिप ऑफ टंग, उसे आपने गलती से ही बाय मिस्टेक कुछ कह दिया, तो इसके पीछे आपका मेंटल, अगर आप कहीं देखें तो आपके माइंड में है, पास्ट में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ बात जरूर होता है, जो कि आप कभी भी उसे डिसलाइक कर रहे हो, या आपके मेंटल लेयर में, वो बोलते हैं ना, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, वो कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है, तो उस चीज को आप स्लिप ऑफ टंग के थ्रू जाहिर कर देते हैं। ये मुझे अभी अचानक से सडन दीपमाला जी, हम इस पर बताएंगे। किसी भी मनुष्य का अस्तित्व जो है, हम लोग पढ़े हैं और साइकोलॉजी बताता है, किसी भी मनुष्य का अस्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है वह 3 स्थान पर होता है। हम कहाँ रहते हैं? 3 जगह पर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब जैसे अभी का जो वर्तमान, वर्तमान का क्षण में हम रह, लेकिन वर्तमान के पहले जो मोमेंट था, उससे इस मोमेंट पर जो ट्रांजिशन होता है, तो ट्रांजिशन फेज में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो मैंने कोई भी चीज को आने के लिए साइकोलॉजी बहुत अच्छा से शिफ्ट किया है, इसको ट्रांजिशनल प्रॉब्लम बोलते हैं। ट्रांजिशनल मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, तो आप ट्रेन पकड़ना है, आपको गाड़ी पकड़ना है, तो गाड़ी पकड़ने के लिए आप स्टेशन जाते हो, तो स्टेशन पर आप स्टैटिक मोड में हो, और गाड़ी में बैठोगे तो आप क्या हो जाएगा, आप मोशन में आ जाओगे। तो ये जो गाड़ी पर बैठने से के पहले और आपको गाड़ी पर चढ़ने के बीच में जो समय होता है, उसको ट्रांजिशन फेज कहा जाता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तन होने। और न्यूटन का लॉ भी आप बहुत अच्छा से जानते होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन में किसी समय में दे रहा था इसके विषय में कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, हम अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहते, और जब बदलने का होता है तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो भीतर से मोटिवेट होना पड़ता है, और जब फिर रुकने की बात आती है तो उस समय भी हमें मोटिवेट होना पड़ता है। ये सारी बातें जो इंडिकेट करते हैं चेंजेस का जो फेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है,
और कोई भी पेशेंट को आप अगर देखते हैं, अगर पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब अचानक आता है, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो इस पर बहुत ही ज्यादा ये करता हूँ, क्योंकि इस बात को खोज लेना कि अचानक किसी समय में आता है, किसी पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी होती है, ये सब ये खोजने में आप अगर समय नहीं देंगे पेशेंट के साथ में तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये हम लोग सबसे आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने समय में हमारा जो केस टेकिंग होता है, केस टेकिंग में दो एस्पेक्ट होता है। केस टेकिंग में दो एस्पेक्ट होता है। एक होता है कि हम लोग जो है तो केस को विटनेस करते हैं। मैं डॉक्टर दिनेश चौहान का एक लेक्चर पढ़ रहा था। केस टेकिंग तो लेना, तो लेने से पहले आप जो गवाह बनते हो, इसको रोगी को देखते हो, ये रोगी को विटनेस करना हमारे लिए जरूरी होता है। और विटनेस करने में हमारे पास में भगवान दिया है, कान दिया है, आंख दिया है, तो हम खाली केस टेकिंग जो है तो मुंह से नहीं करते हैं, हम कान से भी करते हैं, आंख से भी करते हैं। ये सारे केस टेकिंग के प्रोसेस होते हैं। ये हमारा केस टेकिंग का पहला स्टेप होता है कि हम लोगों को हर एक चीज से जुड़े हुए होना चाहिए। दीपमाला जी लगता है खाना भी बना रही है। चलिए, बहुत अच्छा है सर। ये एक्टिविटी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, कि आप खाना भी बना रही हैं, लेक्चर भी अटेंड कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है और मैं आपको इसमें बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपकी इतनी सिंसियरिटी है कि आप ये सेशन को अपने नियत समय पर मॉडरेट करने के लिए आ जाती हैं। और बात रही अभी हम लोगों का और सब टॉपिक है, तो हम लोग का अभी 2 मिनट का समय है और कुछ किसी को 1 मिनट बचा है, केवल अब 1 मिनट बचा है। हाँ, हमारा 1 मिनट अब बचा हुआ है। वोट ऑफ थैंक्स मैं दे देती हूँ। चलिए डॉक्टर वैदेही, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस था। आप लोग ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी डॉक्टर राम परवेश शाह सर ने हैंड रेज किया है, सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर 1 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। डॉक्टर राम परवेश शाह सर, ये सर अब आप बोल सकते हैं। आप अपने आप को म्यूट कर। थैंक यू दीपमाला जी, और कांग्रेचुलेशन डॉक्टर वैदेही गुप्ता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, कलेक्शन जो बहुत अच्छा था। और भी इससे है कि टाइम्स ऑफ रेमेडी सीएम बोगर का बहुत अच्छा है, और उसमें विंटर सीजन भी, समर सीजन भी एग्रावेशन है। हम भी एक केस को ठीक किया था, दम्मा का पेशेंट था, विंटर सीजन में एग्रावेशन था, उसको कार्बो भेज दिए थे, ठीक हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ठीक समझ। थैंक यू डॉक्टर वैदेही वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सब मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।